ठीक है, इस क्लास में अभी कितना टाइम हुआ एक्चुअली? 120 मेरे में भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो 2 मिनट में बस, अगर 120 हुआ तो कितने मोबाइल इसका ऑन है, सबका ऑन है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। टाइम का है, टाइम ही चाहिए मुझे, टाइम चाहिए। ओके, मोबाइल रखो अंदर, बाकी सब लोग अंदर रखे मोबाइल। 118 हो चुका है, जब इतना टाइम हो ही चुका है वेस्ट, तो 2 मिनट और वेस्ट करते हैं। मैं 2 मिनट चेक करती हूँ कि कितने लोग शांत रह सकते हैं। जो 2 मिनट शांत नहीं रहेंगे उनको मैं बाहर, उसके बाद मैं परामर्श करूंगी, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मिनट के अंदर जो बोला वो सब कुछ लीजिए, सफेद डंकी मंकी सब कुछ। टाइमर, ठीक है। बहुत मुश्किल था ना ये 2 मिनट, क्या नहीं था ना? तो क्या ऐसे रह सकते हैं? जब जरूरत हो तब एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए इसको, ठीक है ना। थोड़ी देर चुप रहने की आदत डालिए, क्योंकि बहुत जगह जरूरत पड़ेगी इसकी, राइट। हर समय चिक चिक चिक, ये बच्चे नहीं हो, LKG UKG नर्सरी ये सब खत्म हो गया है, राइट। अब यहाँ वैसे बिहेव करोगे तो फिर बहुत लंबा जाना पड़ेगा ना, जब ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचोगे। अभी इतना लंबा चलाए हो और कितना लंबा जाओगे ग्रेजुएशन में पहुंचने के लिए, बिहेवियर वाइज, राइट। थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए अब, ओके। और ये प्रॉब्लम सारे क्लासेस में होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक है। मुंह से निकाल देते हैं, मुंह से पेन निकाल, ठीक है। ये सारे जगह पे होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अधिक है, राइट। वो थोड़ा अधिक आपको बहुत पीछे ले जाता है बाकी सारे स्टूडेंट से। ये आपको समझ में आ रहा, थोड़ा ही अधिक ज्यादा है,
ठीक है ना, बाकी में भी होता है, बाकी क्लासेस में भी ऐसे नहीं है कि बच्चे एकदम शांत रहे, लेकिन हाँ जब एक बार पढ़ाई शुरू हो जाता है, एक बार दो बार बोलने के बाद सब अटेंटिव हो जाते हैं। यहाँ ये कॉमन कल्चर है कि आप बात बीच बीच में बात करते रह जाते हैं, ये गलत है, तो नहीं समझेंगे कि क्या पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, जो फोकस करेंगे, जो ध्यान देंगे, उन्हीं को समझ में आएगा, चाहे कितना भी सिंपल चीज सिखाया जा रहा हो आपको। राइट, अब मैग्रीगर्स पार्टिसिपेशन थियरी ये बच गया था हम लोगों का बिहेवियरल थियरी में। मैग्रीगर ने पार्टिसिपेशन थियरी दिया था, इनके हिसाब से बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। एक्स एंड वाई थियरी जब आया था, जब मास्लोस के नीड बेस्ड हायरार्की थियरी आया था, तो उसी समय डगलस मैग्रीगर ने अपने एक बुक में पार्टिसिपेशन थियरी के बारे में बताया था कि दो तरह के लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। राइट, एक्स और वाई, ये फैक्टर्स नहीं है, ठीक है ना, एक्स फैक्टर नहीं है, थियरी एक्स है। राइट, तो जब हम टू थियरी कहेंगे, टू थियरी, एक्स थियरी एंड वाई थियरी, तो वो मैग्रीगर्स का हो जाएगा। और जब टू फैक्टर कहेंगे तो हाइजीन और मोटिवेटर हो जाएगा। हार्ड वर्क एकदम क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इन्होंने कहा था दो तरह के लोग होते हैं ओवरऑल, ऑर्गेनाइजेशन में भी यही दो तरह के आपको एम्प्लॉइज मिलेंगे। एक होते हैं जो थियरी एक्स कैटेगरी में फॉल करते हैं और दूसरे थियरी वाई कैटेगरी में। तो थियरी एक्स कैटेगरी क्या है, ये नेचुरली डीमोटिवेटेड होते हैं अपने गोल को लेकर के, अपने काम को लेकर के, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, दे आर गुड फॉलोअर्स। आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए तो वो काम कर देंगे, ठीक है ना, आप उनको बता दीजिए कि क्या क्या करना है तो उनको बड़ी आसानी से वो काम हो जाएगा। लेकिन आप उनको बोलिए कि तुमको जो करना है इस हिसाब से तुम करो, जैसे तुमको मर्जी तुम करो इस काम को, तो फिर वो उस काम को नहीं कर पाते, वो लीड नहीं कर पाते। दे डजंट हैव लीडरशिप क्वालिटी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं, काम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मान लो सिंपल सा काम है, प्रोजेक्टर ऑन करता है, यहाँ पे हाइट में सोनू और ये इनके हाइट अच्छे हैं, ये लोग नीचे से कर सकते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं। बट क्या होता है, कुछ लोग जो कर सकते हैं वो भी तुम करो, राइट, तुम करो तो आगे बढ़ो, तो नेचुरली अवॉइड करते हैं, जबकि बहुत सिंपल चीज है। लेकिन किसी क्लास के बहुत बच्चों ने प्रेजेंटेशन दे दिया, अब कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, इसका मतलब मुझे ये थोड़ी ना मालूम नहीं है कि किसने प्रेजेंटेशन नहीं किया है, मुझे ये भी मालूम है, राइट, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बच जाए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये आपको एक मौका मिला है, कमी है, राइट, तो कमी को कहीं दूर नहीं करेंगे तो वो कमी लंबे समय तक रहेगी, राइट। आप थोड़ा थोड़ा करिए, नहीं कर रहे हैं, यानी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, एक्स कैटेगरी में धीरे धीरे। समझ में आया, तो ये वर्क को डिसलाइक करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, दे लाइक टू बी डायरेक्टेड, दे लाइक टू बी गाइडेड। आप इनको बता दीजिए कि ये करना है तो वो करके वो रख देंगे, लेकिन लीड कभी नहीं करेंगे, किसी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर नहीं लेंगे। इनको कंट्रोल्ड होना पसंद है, यानी कोई जो गाइड करेगा तो कंट्रोल भी करेगा, इनको कंट्रोल्ड होना पसंद है। ऐसे लोगों से अगर काम करवाना हो तो धमकी देना पड़ेगा, ठीक है, थ्रेटनिंग देनी पड़ती है, फियर दिखाना पड़ता है किसी ना किसी चीज का। समझ में आया है, मार्क्स नहीं मिलेगा, एक फियर, राइट, इंटरनल में फेल कर देंगे, दूसरा फियर, ऐसे थ्रेट करेंगे, फियर दिखाएंगे, तब जाके ये काम करेंगे, यानी कि अपने मन से काम नहीं करेंगे, लेस मोटिवेटेड होते हैं। समझ में आया, और जितना ज्यादा इनको कंट्रोल करेंगे उतना अधिक रिजल्ट इनसे बाहर आएगा, उतना अच्छा ये परफॉर्म करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है थियरी एक्स कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज होते हैं या लोग होते हैं उनमें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब हम आते हैं थियरी वाई पे। थियरी वाई क्या है? थियरी वाई जो होते हैं, इस हिसाब से, इनके हिसाब से जो थियरी वाई में पीपल फॉल करते हैं वो क्या है, इनहेरेंटली लेजी है, अवॉइड करते हैं रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन इसके हिसाब से कितना नेचुरल में काम करना, वो थियरी वाई कैटेगरी के होते हैं, काम करना इतना ही नेचुरल है, छोटे बच्चों के लिए, राइट, वो दोनों का एक जैसा, ये बिना काम के नहीं रह सकते। जैसे
खेले नहीं रह सकते, वो काम करके उनको हैप्पीनेस मिलता है, और वो वैसे लोग सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं। अगर दुनिया में सारे ही हो जाते तो स्टीव न्यूटन बनता, जेम्स वॉट आते नहीं आते, न्यूटन का जो ग्रेविटी लॉ डिस्कवर हुआ वो डिस्कवर हो पाता नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर कोई सरकार का प्रेशर नहीं था कि कोविड का टीका जल्दी से ढूंढ के लाओ, सब ढूंढ बचाओ, क्या नहीं था। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। समझ में आया क्या? मेरी बात नहीं समझ में आया, थोड़ा टाइम लगता है समझने में, तो मैं समझाती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास में कम ही नहीं, तो आपको नहीं समझ में आता है। ऐसे लोग हैं जिनके लिए काम करना बहुत स्वाभाविक है, उनके लिए काम करना इतना स्वाभाविक है, जितना छोटे बच्चे के लिए खेलना स्वाभाविक है, तो वो बिना काम किए नहीं रह सकते। अब मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, या फिर आपको न्यूटन का दिया, किसी का भी आप ब्रेन का ले लीजिए, ब्रेन में मालूम है तुम लोगों को कौन सा लूज ब्रेन, नाम भी नहीं सुना कभी, किसी सुना है वो लूज ब्रेन बिना मोबाइल के कौन देखेगा यार? हाँ वेरी गुड, थोड़ा बहुत उसको मालूम है। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें, जो ब्लाइंड पीपल को पढ़ने के लिए डॉटेड अल्फाबेट का आविष्कार किया, वही लुइस ब्रेल है। उनके पिताजी जो थे वो शूम मेकर थे, राइट, तो वहाँ पे बहुत पॉइंटेड टूल्स रहते हैं, राइट, वो पॉइंटेड टूल्स कभी आप उन सब लेकिन एक बार उनके पापा जब अपने शॉप से कहीं बाहर गए थे कुछ सामान लेकर, तो वो वैसे ही टूल से खेलने लगे, और किसी पॉइंटेड टूल से उन्होंने करने की कोशिश की, जो एक अलग तरीके से वो और वेतन गति के हिसाब से जितने से आप किसी चीज का फूड लगाते होता है वो आपसे यूज करता है, वो रिएक्शन करके उनको सीधा आंख से मिला, पहले एक आंख से इन्फेक्टेड किया, उसके बाद दूसरे हाथ में भी उसका आंख इन्फेक्टेड है, बाहर के साथ करके अपने प्रॉब्लम से दूसरे ब्लाइंड लोगों के प्रॉब्लम्स को कनेक्ट किया, एंड देन उन्होंने उस समय था बहुत कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ने के लिए कुछ तरीके थे जो था कॉमन। अब ब्लाइंड में जो जीनियस लोग थे उनको तो समझ में आ जाता था, जैसे ब्रेल को समझ में आता था, सबको नहीं समझ में आता, काफी कठिनाई होती थी, ये जो प्रोफेसर थे उनको भी कठिनाई होती थी, तो फिर उन्होंने का इन्वेंशन किया और उस हिसाब से उसको इंट्रोड्यूस किया। तो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस, अभी एकदम शांति से बैठा है क्योंकि 2 मिनट चुप रहने वाला प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुका है, राइट, तो उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो लोग हैं ये क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड, ऐसे लोगों को क्या काम करना खुद ही पसंद होता है, किसी ने उनको ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं किया था, बट दे टुक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे लोग होते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, तभी देश चलता है। देश भर में अगर सिर्फ एक्स बारे लोग चले जाए पॉलिटिक्स में तो देश नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन हर जगह, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे लोग होते हैं जो जिनमें लीडर से स्किल रहता है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है ये प्रॉब्लम है तो मीडिएटिंग इसको सॉल्व कर देंगे। अगेन मिशन मंगल, ठीक है ना, आपको याद आया वो मूवी जिसमें कोई भी जजेस यस या नो कुछ बोला या क्या हुआ, मैं वो बता रही हूँ कि एवरीथिंग एडवर्स था, ठीक है ना, रिसोर्सेज कम थे, लोग छटे हुए जगह पे, छटे हुए जब बोलते तो क्या समझ में आता है, जो मेरा जो या तो रिटायरमेंट के स्टेज पे है, अब बूढ़े हैं, जो मैटरनिटी लीव पे जाने वाली है, जो या वैसे ही छुट्टी ले लेके काम नहीं करती, राइट, जो अभी से नासा में यहाँ नासा जाने के सपने देख रहे हो, उसका कोई यहाँ पे टिकने का इंडिया में रहने का कोई इरादा रखा है नहीं, राइट, कुछ लोग अपने सब शादी को लेके और को लेकर परेशान, ये भी राइट चीज होगा, राइट, तो सबके अपने अपने परिवारों को बहुत ज्यादा फोकस है, तो जितने लोग नाम लिस्ट किया गया क्योंकि पहले से मालूम था ये मिसल नहीं फेल होने वाला है, तो इनको दे दो, इनको ना टाइम तो 2 साल का समय दिया गया, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए 2 साल में करते हैं, मालूम का 2 साल में क्या दे रहे नहीं के बराबर दे रहे, जो मैं
भी थियरी एक्स है तो मुझे छोड़ो, हमारा क्या जाता है, तो जाएगा तो रह जाएंगे। समझ में आया? ये होता है एक्स कैटेगरी के लोगों का कि वो कैसे भी स्थिति है वो अपने जिद को नहीं छोड़ते, राइट, अपने आप को आगे बढ़ने देते, क्रिएटिविटी होती है उनमें, वो अपना दिमाग जरूर यूज करेंगे, चाहे उनको कितना भी तुम विषम परिस्थिति में डाल दो, दे यूज देयर माइंड और वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे, राइट, वो एक कैसे भी टीम से काम करवा लेंगे। तो ये होता है थियोरी एक्स, जो कि जिसके लिए काम करना बहुत नेचुरली, और अगर आप उसको बोलो कि देखो 2 मिनट का मौन ले लो, यानी कि तुम 2 महीने का पॉज ले लो, कोई काम नहीं करो, तो चला जाएगा, ठीक है, मौन तो वो ले सकता है, मतलब वो तो मेडिटेशन टाइप है, वो तो ये कर सकता है, लेकिन अगर आप बोलते कि आप 2 महीने में आपको काम नहीं होता, आपको सैलरी आपके अकाउंट में मिल जाएगी, क्योंकि बिना मेंटल एक्सरसाइज के वो रह ही नहीं सकता, बिना काम के वो रह ही नहीं सकता। समझ में आया? ऐसे लोग भी और ऐसे में मोटिवेटेड होते हैं। ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, इनको ज्यादा गाइड करिएगा तो इनको आ जाएगा, समझता है? अब कितनी बड़ी कंपनी है गूगल, एप्पल, कितनी बड़ी कंपनी है, मुझे लगता है इस कंपनी में जाने के बाद रिजाइन करता होगा, करते हैं लोग, राइट, क्यों करते हैं? एक ही तरह के जॉब रोल में 5 साल से बोर हो गया ये काम करते करते, प्रमोशन कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, जॉब रोल नहीं चेंज कर रहे हैं, जगह नहीं बदल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं, समझ में आया? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, समझ में आया? अगर ऐसा करे, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक लेवल के काम करते करते फेड अप हो जाते हैं, राइट, ठीक है, मेरा लोकेशन चेंज कर होना चाहिए उसके लाइफ में, अदरवाइज और अगर उनको बहुत इंस्ट्रक्शन दिया तो फिर कई बार एग्जांपल दिया साइंटिस्ट को, अभी जो कोविड का जो भी टीका आया है, मैं तो कोविड का असली दवाई मानती ही नहीं हूँ, मेंटल आपका इलाज करना है, ये देखना है, ठीक है, वो का इसका असर चला, वो अभी तीसरा डोज भी आ गया है, हाँ तीसरा डोज, लेकिन मान लीजिए कि कब से कम इतना ही खत्म है ना, हमें कुछ भी इतना पैसा करके कमाया के लिए हम दुनिया भर के जो मेडिसिन के साथ तो बस पॉइंट पे रखे कि जब 4 दिन में करके देना है, क्या वो कर देंगे और 40 दिन लग जाएगा, क्योंकि आधा ध्यान तो 10 पे रहेगा, वो ध्यान ही नहीं पाएंगे कि क्या कंपोजिशन करें, ये दवाई के लाते ऐसे तो उनको क्या ठीक है, वो टेक होता है काम कर पाएंगे, समझ में आ रहा है? लोग होते हैं, इन्वेंटर्स लोग होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझते हैं अपनी कि मेरे ऊपर अभी दुनिया मेरे ऊपर अभी देख रहा है, क्योंकि मैं ऐसे मेडिसिन को इन्वेंट कर सकता हूं, तो मुझे कैसे फोकस करना है, कैसे करना है, राइट। तो ऐसे लोग फ्रीडम में ज्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी में ज्यादा अच्छा काम करते हैं और स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल में नहीं कर पाते। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है? वाई को जितना कंट्रोल करोगे उतना ज्यादा आउटपुट, एक्स अगर सॉरी एकदम से उल्टा कर दो, एक्स को जितना कंट्रोल करोगे उतना अच्छा आउटपुट, और वाई को जितना कंट्रोल करोगे वो उतनी जल्दी भाग जाएगा, राइट, क्योंकि वो वहां रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉय है, खुद से काम करने के लिए तैयार है, तो उनको फ्रीडम चाहिए। समझ में आया? अब इस थियरी में एक प्रॉब्लम है कि मैकग्रेगर ने जब इसको कंक्लूड किया तो उन्होंने बोल दिया कि जितने भी टॉप लेवल के लोग होते हैं वो थियरी वाई में फॉल करते हैं, और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं अपनी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने देखा है अपनी कामों से वो सौंप देते हैं, कुछ काम नहीं करते, बहुत ज्यादा डेडिकेशन नहीं दिखाते हैं, और एक लेबर होते हुए भी वो अपने काम के साथ बहुत कमिटेड करता है, राइट, बोर्ड लेवल पे काम करते हुए बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करता है, जितनी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह का जो जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन मतलब जनरलाइजेशन का मतलब है एक टर्म है जनरलाइजेशन, जो एक तरह से एरर है, ठीक है ना। जनरलाइज से देना मतलब बिहार में अगर 4 लोग कहीं पे चोरी करते हुए पकड़े गए तो बिहार में सारे चोर, ये जनरलाइजेशन हुआ, ठीक है ना। हम 4 लोगों के कैरेक्टरिस्टिक पे 40 लोगों के कैरेक्टरिस्टिक पे
पूरे एक समूह को जनरलाइज करते हैं कि अच्छे हैं या बुरे हैं, एक जजमेंट प्रॉब्लम हुआ, राइट। तो इस तरीके से जनरलाइज कर दिया हमने कि टॉप लेवल पे जितने भी लोग हैं सबके डिवाइड करके लोग हैं, जैसे मोटिवेटेड और लोअर एंड स्टाइल ऑफ लोग हैं, इनको काम करना पसंद नहीं, ऐसा नहीं। आपको ये कैटेगरी लोअर लेवल पे भी मिला जुला मिल सकता है और एमडी और सीईओ और एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी आपको मिले जुले मिल सकते हैं कि ऊपर के लोग भी अच्छे हो सकते हैं, तेरी वाई टाइम हो सकते हैं और तेरी एक्स वाले लोग भी पहुंच गए एक बार, तो वो ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दूसरे से काम करवा रहे खुद काम नहीं कर रहे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से बच रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी अपनी जरूरत के थ्रू पूरा करवा रहे हैं, खुद नहीं उसको बात ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बहुत मोटिवेटेड लोग हैं लेकिन अभी न्यू राइट, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो बस यही एक एरर है और यही है थ्योरी एक्स एंड वाई, राइट। इसमें और कुछ जानना है या तुम लोगों ने पढ़ा है तो कुछ सवाल है तो पूछो, पूछना है कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का? ठीक है, पीटर ड्रकर कौन है? ठीक है, हम लोग इवोल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, दिस इज द लास्ट ऑफ द इवोल्यूशन, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है। हेनरी फ्योल कौन है? अगर आ गया ऑब्जेक्टिव में फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ऑप्शंस में आ गया हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एल्टन मायो एंड कोई और, ठीक है। तो क्या विडंबना है, क्योंकि विडंबना है आप जानते हैं मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट है, नॉट फादर ऑफ मॉडर्न, लेकिन इसकी ऑप्शन है कुछ दे दिया है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होता है और यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब ठीक है। अब समझ में आया? तो गलत है लेकिन आपको गलत में से ही सही चुनना है, तो इसलिए चुनना है क्योंकि जो एग्जामिन जो क्वेश्चन सेटर है वो जहाँ से रेफर कर रहे हैं क्वेश्चन उसको पता वहाँ पे किसी ने लगा दिया है और आप लगाएंगे कि नहीं वाला के बाद ठीक है तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन उसको इसका दिमाग नहीं चलेगा, नंबर कट जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। समझ में आया? अदरवाइज हमेशा याद रखो जो राइट आंसर इज फादर ऑफ, ठीक है। चलो, तो पीटर ड्रकर ने क्वाइन सर्टेन वर्ड्स क्वाइन किया इन्होंने, जिसमें लीडरशिप आता है, कोलैबोरेटिव अप्रोच आता है, स्ट्रेटजीज आते हैं, और इन्होंने बहुत पहले बताया था कि आने वाले समय में मैनेजमेंट कैसा होगा, यानी आप जिस तरीके से कर रहे हैं अभी मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट वैसे चलने वाला नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में मैनुअल वर्क से ज्यादा मेंटल वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी और उसी की ज्यादा पूछ रहेगी, ठीक है ना। ज्यादा लोग वैसे ही लोगों को अक्वायर करना चाहेंगे, तो जब मैनुअल से आप मेंटल की तरफ शिफ्ट हो रहे, मैनुअल से कितना आ रहा है ना क्या, वेरी गुड, अपने हाथ से, ठीक है ना, खुद के हाथों से, यानी फिजिकली जब आप कोई प्रोडक्शन काम करते हैं तो उस समय फिजिकल लेबर्स का बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ये दोनों जो ऑपरेशनल ऑपरेशन क्या प्लानिंग और ऑपरेशन दो डिपार्टमेंट बनाया और दोनों डिपार्टमेंट फोकस करते तब तुम्हारा दिमाग भी चलता है मेरे साथ। ओके, तो पीटर ड्रकर ने बोला कि नहीं अब ये समय गया, ठीक है ना, अब हम मशीन भी नहीं, अब हम ऑटोमेटिक मशीन पे काम करने वाले हैं, ऑटोमेटिक मशीन पे काम करेंगे तो कुछ तो मेंटल काम करना पड़ेगा। कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको एप्लीकेशन सीखने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, ऐसे हार्डवेयर से काम चल जाएगा। हार्डवेयर अगेन ऑपरेशनल साइड होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर मेंटल साइड होता है, राइट, समझ में आया? तो ये मेंटल लेवल की ज्यादा डिमांड होने वाली है और जो लोग मेंटल एक्सरसाइज करेंगे वो ऑडियंस से रिवाइव आएंगे,
तो अगर उन पे आप यही मैनेजमेंट थियरी अप्लाई करिएगा, कंट्रोल करिएगा, डिसिप्लिन करिएगा, तो वो नहीं सुनेंगे आपकी बात, ठीक है? फिर आपका उनसे काम नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए किस तरीके का वर्क कल्चर होना चाहिए, वर्क प्लेस पे किस तरीके का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है ये कोई बताओ? डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन कितनी बार हम लोग बता चुके हैं, कोई बताइए आप लोगों में से डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? इतना क्या सांप सूख जाता है, इतना छोटा छोटा सा सवाल पूछती हूँ। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइज मतलब तुम लोग को बोलता होगा कि नहीं हम लोग का ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, चेक लेकर के जाते हो। हाँ, सेंट्रलाइज मतलब सब कुछ सेंट्रलाइज है, एक जगह से ऑपरेट होता है, ठीक है? और डिसेंट्रलाइज का मतलब तो बोल सकता है ना, अभी मौका फिर से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को बता सकते हैं। क्या हो गया? हाँ बोलो। फिर से समझो, दिस इज द लास्ट टाइम कि मैं ये वापस से रिपीट कर रही हूँ। सेंट्रलाइजेशन पहले में जब सार हिंदी में समझा देती हूँ पहले, जब सारा डिसीजन मेकिंग पावर ऑथोरिटी एक पॉइंट पे रहे, ठीक है, एक पॉइंट पे, यानी भारतवर्ष में जितने पॉलिसीज बन रहे हैं, जितने रूल्स बन रहे हैं, वो सब सिर्फ सेंटर डिसाइड करेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको मार्क से कुछ पूछ नहीं सकते, ठीक है ना? बाकी स्टेट के जो ममता बनर्जी को कुछ पूछ नहीं रहा है, कैसे हालत खराब है, तो इन लोगों को पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि सारे डिसीजन अब एक ही आदमी होता है। तो इमरजेंसी जब होती है तो यही होता है, एक जना सारा पावर केंद्र होता, बाकी सब होता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे कंट्री में सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि हमारे यहाँ बहुत सारी सूची है, होता है ना, आपको तुमने पढ़ा होगा सिविक्स में, पढ़ा होगा सिविक्स, राइट? बहुत सारे सूची है जहाँ पे कुछ ऐसे विषय है, सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ सेंटर, जैसे रेल सिर्फ सेंटर के अंदर आता है। अब समझ में आ रहा? रेल से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज है सिर्फ सेंटर, आपकी यहाँ कोविड का टीका कैसे देना है कि नहीं देना है, लॉकडाउन लगता है कि नहीं लगता है, ये आप पूछिए, सड़क है कैसे बनवाना है, ये आप पूछिए। अब ये स्टेट गवर्नमेंट को तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं बाकी के सब्जेक्ट अभी ऐसे समझा रही हूँ जो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन पे आऊंगी, बाकी स्टेट के गवर्नमेंट को आप देखिए आपको दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, समझ में आया? कोलैबोरेटिव अप्रोच पे बहुत सारे विषय ऐसे हैं जहाँ पे ना सेंटर अकेला डिसीजन लेता है और ना स्टेट अकेला डिसीजन लेता है, बल्कि दोनों बातचीत करने की बात समझ में आया? ठीक, अब ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर सारे डिसीजन मेकिंग पावर एक पॉइंट पे केंद्रित हो, और वो एक पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियसली वो एक पॉइंट टॉप पॉइंट होगा, राइट? तो अगर सिर्फ टॉप पे केंद्रित है सारे डिसीजन मेकिंग पावर, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना दिमाग वाले लोग आप बनाएंगे, वो अपना दिमाग भी यूज करेंगे, तो कहाँ यूज करेंगे? डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तभी तो यूज करेंगे ना। तो आपको सिंपलाइज करना पड़ेगा, यानी कि जिसका जो काम है उस काम से रिलेटेड रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग का काम आपको देना पड़ेगा, राइट? डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा।
मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी थ्रूआउट द हायरार्की ऑफ वर्क। हायरार्की मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपने क्या किया, डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन ले रहा है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन किस तरह से करना है ये डिसीजन वो खुद ले रहा है। तो जिसको जो काम करना उससे रिलेटेड जो डिसीजन लेना वो खुद ले रहा है। आप समझ में आया डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर है? अभी नेक्स्ट टाइम पूछे तो बता दोगे तुम लोग? यस मैम तो बोलो कम से कम जोर से। पक्का? हाँ ठीक। नॉलेज वर्क, चलो ये तो समझ में आ गया। नॉलेज वर्क अगेन जो मैंने बोला ना कि मेंटल लेबर, नॉलेज वर्क कहो या नॉलेज वर्क कहो, नॉलेज वर्क मतलब आने वाले समय में आपका काम कैसा होगा, तो नॉलेज बेस्ड काम हो जाएगा। यानी जो एक्सपर्ट है आपने, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स चाहिए आपको, आईटी एक्सपर्ट्स चाहिए आपको, लीगल एक्सपर्ट्स चाहिए आपको, इवन आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स चाहिए, राइट? आपको हर तरह के एक्सपर्ट्स चाहिए। तो नॉलेज बेस्ड आपका इंडस्ट्री होने वाला है, आपका ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। वैसे नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में आप क्या करेंगे, तो नॉलेजेबल वर्कर्स लाएंगे, एक्सपर्ट लाएंगे, और एक्सपर्ट अंदर में काम नहीं करता है, एक्सपर्ट फ्रीडम के साथ करता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जब आपके यहाँ ज्यादा एक्सपर्ट्स हो जाएंगे या ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे तो आपको अपना वर्क कल्चर चेंज करना पड़ेगा। सारे एम्प्लॉयज फ्री है, फ्री किस टर्म में है कि कभी भी कभी भी, ठीक है, कहीं से भी आप काम करिए, तो डेडलाइन है बस आप उसको मीट कर दीजिए। बाकी आप कहाँ है नहीं है, इतना काम चाहिए, इतना काम नहीं, आज का काम आज ही हुआ या दो काम आप कभी करेंगे, आराम से बैठ के करेंगे, जस्ट फॉलो द डेडलाइन, डेडलाइन में आपका काम हो जाएगा। ऐसे काम होता है इसलिए आपको नॉलेज वर्क या नॉलेज वर्कर से काम कराने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए जो क्रिएटिव लोग हैं, जब नॉलेजेबल लोग हैं, तो आपका कल्चर कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, जहाँ पे फ्रीडम हो, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी हो, जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो, तो वहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? उसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये समझ लीजिए क्या हो गया। अच्छा, 2 मिनट का असर खत्म होने वाला है, ठीक है ना? 10 मिनट और, ठीक है, अच्छा 5 ही मिनट और। एमबीओ में थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में। एमबीओ में क्या करते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये मॉडर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अभी तक जो हम लोग देखते थे ऑब्जेक्टिव, हु डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव, टॉप मैनेजमेंट, राइट? अब ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है, सारे ठीक है, साइलेंट कर दो। ओके क्लास, मैं क्या बोलूँगी, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिफरेंट लेवल के, अब इन सारे डिपार्टमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ब्रांच को डिफरेंट ग्रुप क्या बांट सकते हैं, और हर ग्रुप में मैं इस कॉलेज में ग्रुप बनाऊं और उस ग्रुप में बीबीए के बच्चे को डाल दूं, सीसीए के बच्चे, बीसीए के बच्चे, सबको डाल दूं, तो हमारे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव उनको जो शो करते हैं, उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी अच्छे जा रहे हैं, राइट? रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि हर एक जगह से कोई ना कोई है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक ग्रुप में हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट से क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। ये सभी लोग यानी वर्कर्स, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स मिल करके
एक गोल डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है ये अपना एक्शन प्लान खुद डेवलप करते हैं, राइट। उनको कोई ऊपर से रास्ता नहीं दिखा रहे तुमको ये करना है, रादर ग्रुप खुद डिसाइड करती है कि हमको अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है। इतना तो क्लियर हो गया। इसी को एमबीओ बोलते हैं। इसके कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। It starts with defining organizational goal, यानी ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स है, पहले आप गोल सेट करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ एम्प्लॉय के गोल्स को अलाइन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो एम्प्लॉय ग्रो करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में अगर अधिक फायदा होगा तो एम्प्लॉय के साथ प्रॉफिट शेयर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयरिंग, राइट, किसी भी रूप में। तो ये सब आप यहाँ डिसाइड करेंगे। अब काम शुरू होगा, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, यानी जब आप परफॉर्मेंस करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं तो उसका कॉन्टिन्यूअस लगातार मॉनिटरिंग किया जाता है। ये मॉनिटरिंग क्या कौन करेगा? खुद ग्रुप के मेंबर्स, क्योंकि टॉप लेवल मेंबर्स भी हैं इसमें, राइट, वो मॉनिटर करेंगे। और फिर आपने कैसा काम किया वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। कहाँ पे अधिक ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में, कौन से पॉइंट में, कहाँ पे बहुत अच्छा किया आपने, कहाँ पे कमजोर रहे और ज्यादा ध्यान दीजिए। ये सारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद फीडबैक दिया गया ताकि आप उसको सुधार सके, एंड देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये दो बार इवैल्यूएशन और अप्रेजल है, दोनों लगभग सेम ही चीज है। यहाँ पे इंडिविजुअल हर एक जो ग्रुप मेंबर्स है उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा है। फाइनल जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल वो वर्क को, यानी गोल जो आपने सेट किया था 100% बोला था कि मार्क्स में नहीं सीख लिया सकते, मैंने मार्क्स ठीक है ध्यान दो यहाँ पे, राइट। हाँ ट्राई करेंगे ओके, लेट इट बी, ठीक है। वापस आइए, मैं क्या बोल रही हूँ कि बाद में आपने लास्ट पॉइंट पे क्या किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल। कौन सा अप्रेजल है? द परसेंटेज ऑफ गोल अचीव्ड बाय द ग्रुप, राइट। अगर ये 100% अचीव किया आपने तो बहुत अच्छा अप्रेजल है। 50% किया तो आप बहुत नीचे रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा और आगे जाता है। 70% 80% ठीक है, राइट। ये परफॉर्मेंस एज ए ग्रुप आपका यहाँ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ गोल अचीवमेंट, राइट। कितना आपने गोल अचीव किया, ये क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? लिख दोगे? अच्छा। और आखिरी पॉइंट कि जब ये गोल डिसाइड करे तो एक लास्ट पॉइंट है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, नो डोंट लुक इनटू दिस, स्पेसिफिक, मेजरेबल। स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, स्पेसिफिक होना चाहिए। जितना स्पेसिफिक है कि आपका और हमारा क्लास MWF में होता है 1 से 2, कितना स्पेसिफिक है? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, नहीं है। ये इतना स्पेसिफिक, इतना ज्यादा वेल डिफाइंड होना चाहिए। मेजरेबल घंटे भर का होगा, क्योंकि 1.5 घंटा कोई सोनी मैम को झेल नहीं पाएगा, समझ में आया? इसीलिए घंटे भर का मेजरेबल है, ठीक है। उसके बाद अचीवेबल, हम अचीव कर सकते हैं। 1 घंटा आप शांत रह सकते हैं? हाँ, नहीं रह सकते हैं। 1 घंटा क्यों नहीं शांत रह सकते? तो 1 घंटा आप शांत रह सकते हैं, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो समझ सकते हैं, तो ये अचीवेबल है। ये बहुत इम्पॉसिबल सा नहीं है। हाँ, ये 4 घंटा इम्पॉसिबल है ना, ये 2.5 घंटा इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 1 घंटा, 1.25 घंटा कोई पॉसिबल, राइट, ठीक है। उसके बाद आर रेलिवेंट होना चाहिए, और रेलिवेंट होना चाहिए का मतलब पीपीएम का क्लास है तो पीपीएम के ही से रिलेटेड होना चाहिए। भले ही मैंने अभी लुइस ब्रेल के बारे में बताया, लेकिन बताया आपके थियरी वाई को समझाने के लिए, समझ में आया? तो रेलिवेंट था बिल्कुल, तो वो रेलिवेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, इन्वायरमेंट में या कस्टमर के बीच जिस चीज का डिमांड है उससे रिलेटेड होना चाहिए। जो ऑब्सोलीट है, जो खत्म हो चुका है, वो बताने से कोई फायदा नहीं है, समझ में आया? तो वो रेलिवेंट गोल होना चाहिए। एंड फाइनली टी फॉर टाइम लिमिट होना चाहिए, जो अब खत्म हो चुका है, अटेंडेंस लेना है, समझ में आया? यानी कि आपका गोल टाइम 1 साल का है, 6 महीने का है, 2 साल का है, एक स्पेसिफिक टाइम में खत्म हो जाना चाहिए। इस तरीके का जब आप गोल बनाएंगे तब आप एमबीओ के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके
जाओ जाओ जल्दी जाओ, इसको सफोकेशन की। वो क्या अटेंडेंस ले लेते हैं। बस हो गया, क्लास में अटेंडेंस भी बताना होता है। टुडे इज 8 राइट। अभी तो तुम बोले थे कि अच्छा होगा, अभी नहीं हो तो तैयारी नहीं हुआ है। मुझे नहीं मालूम। होगा अप्रैल एंड या मई में हो जाएगा, मई में तो पक्का हो जाएगा। क्या हो गया दूसरे कॉलेज में? हाँ नहीं होगा, अभी नहीं होगा। ऑब्वियसली नोटिस की क्या जरूरत है, एग्जाम तो जरूर होगा क्योंकि प्रमोशन वाले हालात हैं नहीं, ठीक है ना। ऐसे मत करो। कौन बोल रहा है? वो ज्यादा जानते आए। किसने अपलोड किया? किसने? सर ने। मुझे जितनी जानकारी रहती है मैं उतना ही बात बोलूंगी। ओके क्लास 1 to 10, मैं 1 to 10 बोलती हूँ, सीक्वेंस से बोलते जाना, ठीक है। 2 5 8 that's it। 10 to 20 हो गया। 20 to 30 30 to 40 30 हो चुका। 30 थोड़ा अटेंटिव रहिए अपना। 34 ना, ओके एंड 40 to 50 41 के बाद सीधा 50 कोई नहीं है, ठीक। ओके 51 to 60 52 and 54 55 that's it। 61 to 70 64 63 62 भी। एक मिनट, 64 63 नहीं है तो सबको बोलने दो। 63 64 उसके बाद 67 69 2 मिनट बैठ। 69 यस 69 के अलावा और कोई है? हो चुका। 70 to 80 और कोई 70 to 80 के बीच में? नो। 80 to 90 83 हो गया। 88 90 ओके। 91 to 100 एक एक करके। 92 93 और कोई 100 तक में और कोई? ओके एनीबडी एल्स? 91 to 100 कोई और है? नो। 100 to 110 108 110 that's it। ओके अब 111 से 114 तक कोई है? एनीबडी एल्स? 111 से 114 तक कोई है और? हो गया।
ठीक है, अभी हमारा अटेंडेंस वगैरह हो गया, सब कुछ खत्म। आप लोग बताइए स्केलर चेन किसको बोलते हैं? स्केलर चेन किसको बोलते हैं? यस, अभी गैंग प्लान छोड़ दो, सिर्फ स्केलर चेन मुझे बता दो। फॉर्मल